नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत पोटे, वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। आज हम चर्चा करने वाले हैं वेनस अल्सर के बारे में। अगर आपके पैरों में वेनस अल्सर है और ये अल्सर ठीक नहीं हो रहा है या ठीक होने के बाद बार बार हो रहा है, दोबारा हो रहा है या तकलीफ ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और समझिए कि अल्सर का मेन प्रॉब्लम क्या है। हमारे यहाँ पे हम अल्सर का ट्रीटमेंट किस प्रोटोकॉल से करते हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो ऑलरेडी काफ़ी दिनों तक एंटीबायोटिक्स, पेन किलर ले चुका रहता है, काफ़ी बार मल्टीपल सेटिंग्स में ड्रेसिंग करा चुका रहता है, फिर भी अल्सर भरता नहीं है। तो हमारे सेंटर पे हम इसका कैसे इलाज करते हैं ये हम आपको आज बताएंगे। फर्स्ट, पेशेंट का हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद और मल्टीपल वेराइटी ऑफ पेशेंट्स देखने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें सिर्फ पेशेंट के पैर को देख के, अल्सर को देख के समझ पाते हैं कि अल्सर पर्टिकुलर किस प्रॉब्लम से बना है। क्या ये अल्सर वेरिकोज वेन के वजह से बना है, क्या ये अल्सर डीवीटी के बाद वेरिकोज वेन डेवलप होने के बाद बना है, या ये सुपरफिशियल वेन में क्लॉटिंग की वजह से बना है, या ये अल्सर वेनस अल्सर नहीं है बट कि आर्टेरियल ब्लॉकेज की वजह से अल्सर बना है। तो ये चीज़ें पता कराने के लिए हम इनिशियल जैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें मोटा मोटा हमको आइडिया आ जाता है कि ये वेनस अल्सर है या आर्टेरियल अल्सर है। इसके बाद हम मूव करते हैं सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसे हम कहते हैं वैस्कुलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। हमारे वैस्कुलर सेंटर पे हर पेशेंट का डॉपलर अल्ट्रासाउंड मैं खुद करके देखता हूँ। डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि ये जो अल्सर है ये वेनस प्रॉब्लम से रिलेटेड है या आर्टेरियल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगर ये अल्सर वेनस प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो क्या इसमें वेरिकोज वेन्स है, वेरिकोज वेन्स है तो उसका सिवियरिटी कितना है, ग्रेडिंग कितना है, और वेरिकोज वेन के साथ साथ परफोरेटर्स कहाँ कहाँ पे हैं। क्या ये परफोरेटर्स अल्सर के एरिया में है जहाँ से प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अल्सर भर नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको अल्ट्रासाउंड पे देखना पड़ता है। साथ साथ हम डीप वेनस सिस्टम इवेल्युएट करते हैं। डीप वेनस सिस्टम का प्रॉब्लम होता है डीवीटी। अगर इनमें क्लॉटिंग हो जाता है तो इसको बोलते हैं डीवीटी। और डीवीटी वाले पेशेंट में यूजुअली अल्सर डेवलप होता है 2 साल या 3 साल या कभी कभी 4 या 5 साल बाद। जब एक क्रोनिक डीवीटी बन जाता है और अंदर की नसें इस तरह डैमेज हो जाती है कि वो उसमें काफ़ी ब्लड फ्लो इम्प्रूव नहीं हो पाता है, तो ऐसे पेशेंट में डीवीटी के बाद वेरिकोज वेन डेवलप होता है और ये कारणीभूत रहता है अल्सर बनने का। और ये अल्सर हील होने में काफ़ी टाइम लेता है या हील भी नहीं होता है। तो इसलिए वेरिकोज वेन का जो सिस्टम है, जो सुपरफिशियल वेनस सिस्टम और डीप वेनस सिस्टम, इसको इवेलुएट अल्ट्रासाउंड पे हम कर सकते हैं। कभी कभी हमको अल्ट्रासाउंड के साथ साथ एक और टेस्ट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं सीटी वेनोग्राफी। सीटी स्कैन होता है जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके डीप वेन्स जो रहती हैं, जो पेट में ब्लड सप्लाई लेके हार्ट तक जाते हैं, उनका स्टडी करते हैं। अल्ट्रासाउंड पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देख पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और परफेक्टली हम इस पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो सीटी स्कैन इसमें हेल्प करता है, जो अपने को आइडिया देगा कि डीप वेन से जो ब्लड कैरी कर रही है हार्ट की तरफ, उनका स्टेटस कैसा है। क्रोनिक डीवीटी पेशेंट में, जिनमें डीवीटी होके 2 साल, 3 साल या 4 साल का समय बीत चुका है, ऐसे पेशेंट में कुछ पेशेंट में ये वेन्स डैमेज हो सकती हैं या परमानेंटली बंद हो सकती है। तो इनमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है, जिनमें सिर्फ वेरिकोज वेन है और डीवीटी से इनसे कोई लेना देना नहीं। साथ साथ हम आर्टेरियल सिस्टम भी इवेलुएट करते हैं। क्या आर्टेरियल सिस्टम में कहीं ब्लॉकेज है, इसका मतलब ब्लड सप्लाई एडिक्वेटली नहीं पहुंच पा रहा है अल्सर के बेड में और अल्सर नहीं भर रहा है। वेनस अल्सर और आर्टेरियल अल्सर के लिए हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप जाके वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं। आज का ये डिस्कशन हम सिर्फ वेनस अल्सर के लिए लिमिटेड रख रहे हैं, जिसमें अल्सर बना है आइदर वेरिकोज वेन की वजह से या डीवीटी के बाद वेरिकोज वेन बनने के बाद जो अल्सर बनता है उससे रिलेटेड है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि हम आपको दिखाएं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरफ। और बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन 1 इज़ ओनली वेरिकोज वेन और सेक्शन 2 है जिसमें डीवीटी के साथ वेरिकोज वेन बनता है। तो बेसिक ट्रीटमेंट जो हम करते हैं अल्सर के लिए, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ साथ रेगुलर ड्रेसिंग भी किया जाता है। और इसमें एक स्पेशल ड्रेसिंग होता है जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्रेशन ड्रेसिंग। ये होता है 4 लेयर बैंडेज।
मतलब 4 लेयर में इसका ड्रेसिंग किया जाता है, जिसमें धीरे धीरे ग्रेजुएटेड प्रेशर बढ़ाया जाता है। ये जब हम ड्रेसिंग करते हैं अल्सर के ऊपर, तो हम ट्राई करते हैं कि इसको मैक्सिमम 5 to 7 डेज तक रखा जाए, और प्रेशर से इसमें एडिमा कम होके अल्सर भरना चालू हो जाता है। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट है जो हम सभी वेनस अल्सर के लिए यूज़ करते हैं। बट इससे इम्पॉर्टेंट है जो मेन रूट कॉज है जिसकी वजह से अल्सर बना है, उसको ट्रीट करना है। अगर ये वेरिकोज वेन की वजह से अल्सर बना है, तो अल्सर का ट्रीटमेंट के साथ साथ वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट करना ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज अल्सर नहीं भरेगा। आप बेसिक ट्रीटमेंट कितना भी करा लो, कितना भी लॉन्ग ड्रेसिंग करा लो, बट अगर आप मेन रूट कॉज को जब तक ट्रीट नहीं करोगे, अल्सर बनेगा या बनने के बाद दोबारा भी हो सकता है। तो वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड मोडालिटी यूज़ कर सकते हैं, जैसे माइक्रोवेव एब्लेशन है या ग्लू ट्रीटमेंट है। इससे हम वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट करते हैं, साथ साथ रेगुलर ड्रेसिंग, तो अल्सर फास्ट बढ़ता है और दोबारा होने के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। अल्सर फास्ट बढ़ने के लिए डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी ज़रूरी रहते हैं। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो हम कुछ ही दिनों में हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। अब आते हैं हम सेकंड सेक्शन में। ये पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स में है जिसमें डीवीटी के बाद अल्सर बना है। डीवीटी में एक्चुअली होता है कि जो बड़ी नसें रहती हैं जो मसल के अंदर है, और वही ब्लड मेन काम करती है हार्ट की तरफ लेके जाने का। अगर इसमें क्लॉटिंग हो जाता है तो ये ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ या ट्रीटमेंट के साथ जब ये क्लॉट निकल जाता है, तब ये रिकनलाइज होने लगती है, इसमें ब्लड फ्लो चालू हो जाता है। बट कभी कभी ये ब्लड फ्लो इतना एडिक्वेट नहीं रहता है या वेन्स पहले की तरह रिकनलाइज नहीं हो पाती है, तो ब्लड फ्लो इनसफिशिएंट होता है, तो धीरे धीरे ये नसें ब्लॉक हो जाती है और ये ब्लॉकेज परमानेंट रहता है। इस वजह से जो ऊपरी नसें हैं, जिसे सुपरफिशियल वेन्स बोलते हैं, वो मोटी होने लगती है और वेरिकोज वेन्स का फॉर्म लेती है, और यही एक कारण बनता है डीवीटी वाले पेशेंट में भी अल्सर बनने का। ये वेरिकोज वेन्स और जो प्राइमरी वेरिकोज वेन्स है, इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा डिफरेंट होता है। बेसिक ट्रीटमेंट भले ही दोनों में सेम है, जैसे एंटीबायोटिक लेना है, ड्रेसिंग करना है या मेडिसिन, ये दोनों इसमें सेम रहता है। बट हमको एक टेस्ट करके देखना पड़ता है, जिसके हमने पहले भी डिस्कस किया, विनोग्राफी। विनोग्राफी में हम इवेलुएट करते हैं कि जो मेन वेन्स है जो पेट से ब्लड हार्ट की तरफ लेके जा रही है, उसका स्टेटस कैसा है, क्या ये ब्लड वेसल्स ओपन है या बंद हो चुकी है। अगर ये वेसल्स बंद हो चुकी है तो इनको ओपन करना बहुत ज़रूरी है। ओपन करने का काम हम करते हैं बलून और एंजियोप्लास्टी द्वारा। कभी कभी इसमें स्टेंट डालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे ही ये मोटी वेन्स ओपन हो जाती है, पैर के नसों में जो नसें फुली हैं, जिसमें ज़्यादा प्रेशर है, ये प्रेशर अपने आप रिलीव हो जाता है। प्रेशर रिलीव होने की वजह से ही अल्सर फिर भरने लगता है। कभी कभी अल्सर के आजू बाजू में काफ़ी नसों का गुच्छा डेवलप हो जाता है, या परफोरेटर्स काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं जो मसल की वेन्स के थ्रू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ट्रांसमिट करते हैं, और ये भी एक कारण है कि अल्सर भरता नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमको लोकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है विथ स्क्लेरोथेरेपी एंड परफोरेटर एब्लेशन। सो विनोग्राफी एंड विनोप्लास्टी अगर नसें ब्लॉक हैं तो ये काफ़ी क्रूशियल है उन पेशेंट के लिए जिनमें क्रोनिक डीवीटी के बाद वेरिकोज वेन होके अल्सर बना है। ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो मे बी डिफिकल्ट फॉर ऑल पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड, बट अगर आपको इस समझ में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो दोबारा देखें और समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल अल्सर बनता क्यों है और उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो का में से कोई भी डाउट लगता है या कोई चीज़ें समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, या दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके भी सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसका जल्द से जल्द आपको आंसर दे और आपको कोई डाउट रहे उसको हम क्लियर कर पाएँ। अगर आप अल्सर पेशेंट है और आपके ऑनगोइंग जो भी ट्रीटमेंट है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप आपके नज़दीकी वैस्कुलर एंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें और अपना अल्सर का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द चालू कराएं। धन्यवाद।